नमस्कार, देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का और इस वक्त की बड़ी खबर विकासनगर के आदूवाला में सरकारी जमीन पर माफियाओं का कब्जा। करीब 10 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जे की कोशिश। माफियाओं ने प्रशासन का चेतावनी बोर्ड उखाड़कर फेंका। भूमाफियाओं ने निजी मिल्कियत का बोर्ड लगाया। ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की। शिकायत के बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। प्रशासन पचवादून क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि प्रशासन के चेतावनी बोर्ड तक उखाड़ कर फेंके जा रहे हैं। और ये ताजा मामला देहरादून के पावंटा साहिब नेशनल हाईवे से सटे आदूवाला क्षेत्र का है, जहां ग्राम समाज की कीमती सरकारी भूमि पर रातों रात सड़क बनाकर प्लॉटिंग कर दी जा रही है। बताया जा रहा है कि भूमाफिया करीब 10 बीघा सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द करने की फिराक में थे। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले तहसील प्रशासन ने मौके पर बोर्ड लगाकर साफ लिखा था कि यह भूमि राज्य सरकार की संपत्ति है। बावजूद इसके माफियाओं ने बोर्ड को उखाड़कर फेंक दिया और अपनी निजी मिल्कियत का दर्शाने वाला बोर्ड लगा दिया। मामले से आक्रोशित ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची जांच के लिए। और जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि होने के बाद अब प्रशासन बुलडोजर एक्शन की तैयारी में जुट गया है। साथ ही भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। करीब 10 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। माफियाओं ने प्रशासन का चेतावनी बोर्ड तक उखाड़कर फेंक दिया। और भूमाफियाओं ने निजी मिल्कियत का बोर्ड लगा दिया। आपको बता दें, वहीं ग्रामीणों ने इसे सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है। शिकायत के बाद प्रशासन अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी में जुट गया है। शिकायत के बाद प्रशासन एक्शन करने की तैयारी में है। आदूवाला में सरकारी जमीन पर माफियाओं का कब्जा है। विकासनगर के आदूवाला में सरकारी जमीन पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया। करीब 10 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जे की कोशिश की गई। वहीं माफियाओं ने प्रशासन का चेतावनी बोर्ड भी उखाड़कर फेंक दिया। इस पर कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी आए यहाँ पर, जिनको जो भूमाफिया लोग थे वो बरगलाकर यहाँ पे लेके आए। तो उन्होंने गाली गलौज भी मेरे साथ में की, जिसका मुझे बहुत दुख है कि हमारी ग्राम पंचायत में इस तरह की जो वारदातें हैं भूमाफियाओं के द्वारा कुछ लोग मिलकर ही करा रहे हैं। तो आगे भी हमारा तो प्रयास यही रहेगा कि जो ग्राम पंचायत की हमारे ग्राम सभा में भूमि है तो उसको खाली कराया जाएगा। और पटवारी जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि भाई जो ग्राम पंचायत की भूमि है उसको जल्द ही खाली करा दिया जाए। ये प्रकरण हम पिछले लगभग 4 साल से हम इसके लिए इसको बार बार हमने सरकार और प्रशासन के सामने इसको समक्ष रखा है। और कई बार मतलब यहाँ हमारा एक और पिछला मामला है जिसमें हमारे पास डीएम के आदेश है, एसडीएम के आदेश ध्वस्तीकरण के भी आए हैं, लेकिन 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जब हम श्री सविन बंसल जी और डॉक्टर गांधी जी का भी जो एक और ये मतलब जो एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि जो अवैध कब्जे है, अवैध प्लॉटिंग है, उस पे क्या कहते हैं वो अभी आदूवाला में जो सरकारी जमीन है उसके कब्जे को लेके हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी। तो हमने हमारा जो क्षेत्रीय लेखपाल है उसको निर्देशित किया था कि मौके पे जाके स्थिति का पता लगाएं कि अतिक्रमण है और किस आदमी के द्वारा किया गया, इसका पता लगाने के लिए हमने उसे निर्देश दिए गए थे। वो टीम मौके पे गई थी और उनके द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी उसमें की जा रही है और जो व्यक्ति द्वारा इस तरीके का काम किया गया उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रवेश राय इसके साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रवेश, भूमाफियाओं ने 10 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया, ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की, प्रशासन इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार धामी का बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिलता है, कहीं मस्जिद की बात की जाए या कहीं अवैध सरकारी जमीनों पर कब्जे की बात की जाए, तो इसी के तहत लगातार जिस तरीके से देखा जाता है कि धामी का पीला पंजा जिला अधिकारी के निर्देशन में लगातार चलता हुआ दिखाई देता है। तो इसी क्रम में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि देहरादून पोंटा साहिब मार्ग पर पचवदून जो इलाका है वहां पर आदूवाला क्षेत्र में लगभग 10 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ था, जिसको लेकर के वहां के ग्रामीण लगातार शिकायत भी कर रहे थे। लेकिन पिछले कई वर्षों से लगातार शिकायत के बाद कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। तो जिसके बाद उन्होंने तत्परता से सविन बंसल जो जिलाधिकारी देहरादून है उनसे लगातार उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि इसको जो अवैध कब्जा है ये जल्द से जल्द हटेगा। और इसी क्रम में जिस तरीके से अवैध जो वहाँ के लोग हैं, जो ग्रामीण है, उन्होंने ये भी बताया कि इसकी
जो शिकायत हम बीते कई वर्षों से लगातार कर रहे थे, लेकिन अभी तक किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा इस तरह संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से जिलाधिकारी देहरादून लगातार चर्चाओं के केंद्र में बने रहते हैं, चर्चाओं का विषय में रहते हैं, वो किसी भी क्रम में छापेमारी की बात की जाए या किसी भी बुलडोजर एक्शन की बात की जाए या अन्य किसी भी प्रकार की कार्रवाई की बात की जाए, तो लगातार जो देहरादून के एसडीएम, जो देहरादून के डीएम सबीर बंसल ने लगातार चर्चाओं के केंद्र में बने रहते हैं। तो इसी के तहत उन्होंने जल्द से जल्द जो वहाँ के बुलडोजर एक्शन है उसकी कार्रवाई करते हुए दिया है। और वहाँ पे प्रशासन ने साफ तौर से जो वहाँ पे लोग हैं जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उन लोगों को पूर्णतः चुनौती दी है कि इसको जो कब्जा किया हुआ है इसको खुद से स्वयं हटा ले या फिर प्रशासन का पीला पंजा ही पहुंचेगा हटाने के लिए। जी, चेतावनी बोर्ड जिसने हटाया है उसकी अभी तक पहचान हुई है क्या? जी, इस प्रकार की भी कोई पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि जंगल वाला इलाका है, वहां पर लोगों ने कब्जा भी किया हुआ है। तो इसी के तहत जो वहां पे सीसीटीवी ना होने के कारण जो है इसमें कार्रवाई में समय लग रहा है, जिसमें पुलिस को पहचानने में वक्त लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पुलिस है वो लगातार कहीं ना कहीं दबिश देने का काम कर रही है और पहचानने का भी काम कर रही है कि कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके की चेतावनी बोर्ड को हटाया। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार धामी का पल्ला पंजा चलता हुआ दिखाई दिया, हरिद्वार की बात की जाए, देहरादून की बात की जाए, रुड़की क्षेत्र की बात की जाए, अन्य किसी भी जनपद की बात की जाए, जिस तरीके से माफियाओं द्वारा जो अवैध कब्जे किए गए थे, प्रदेश के जो मुखिया हैं उनके द्वारा निर्देशन में लगातार जिस तरीके से देखा गया। आपको बता दें कि लगभग जो सरकारी भूमि की 10,000 एकड़ से ज्यादा भूमि जो है जो कब्जा करा ली गई है। तो इसी के क्रम में ये 10 बीघे जो भूमि है, इसको देखना होगा कि आने वाले समय में कितने दिन और कितने वक्त लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूर्णतः चुनौती दे दी है, तो ये मानना होगा कि जल्द से जल्द ये कब्जा हटा दिया जाएगा। जी बिल्कुल प्रवेश, भूमाफियाओं ने 10 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश की है। आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, आप बने रहिए। ऋषिकेश के मणिकूट पर्वत पर भव्य धार्मिक आयोजन, त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की होगी प्राण प्रतिष्ठा। 13 फरवरी से शुरू होंगे वैदिक अनुष्ठान, महाशिवरात्रि पर होगी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा। प्रशासन और आश्रम की टीमें पूरी तरह मुस्तैद हैं। देश भर से हजारों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऋषिकेश से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित मणिकूट पर्वत पर 13 से 15 फरवरी तक त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर क्षेत्र में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 हरिओम महाराज ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पेयजल, विश्राम, सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के भी निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि नवनिर्मित ज्योतिर्लिंग को गुजरेश्वर महादेव के नाम से नई पहचान मिलेगी। 13 फरवरी से वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ कई धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ होंगे, जबकि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ज्योतिर्लिंग की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई जाएगी। इस धार्मिक आयोजन में देश भर से हजारों श्रद्धालु और कई गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना है। आयोजन को लेकर प्रशासन और आश्रम की टीमें पूरी तरह मुस्तैद हैं। मणिकूट पर्वत पर त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो रही है। इधर बगल में विंध्यवासिनी है, बाईं तरफ नीलकंठ महादेव हैं। मणिकूट पर्वत की परिक्रमा होती है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो नहीं कर पाते वो आकर के यहाँ दर्शन करेंगे तो उनको वही पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि ये मणिकूट पर्वत है भगवान भोलेनाथ का प्रमाणित एवं सत्यापित पर्वत माना जाता है। काफ़ी लोग यहाँ के लोकल भी, बाहर से भी बहुत सारे लोगों के आने की संभावना है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवेश राय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवेश, मणिकूट पर्वत पर क्या विशेष आयोजन होने जा रहा है, बताइए। जिस तरीके से उत्तराखंड को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, बात की जाए हरिद्वार की तो हरिद्वार को धर्म नगरी कहा जाता है, और ऋषिकेश की बात की जाए तो ऋषिकेश को तीर्थ नगरी कहा जाता है। तो इसी तरीके से देखा जाता है कि जब हरिद्वार में कोई भी, जब उत्तराखंड की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं देवों से जुड़ी हुई नगरी कहा जाता है, और देवों से जुड़ा हुआ राज्य है। किसी भी कोने या किसी भी कहीं भी आप बात करेंगे तो चारों धाम भी यहीं पर है। तो इसी के तहत जो ऋषिकेश में ये जो भव्य आयोजन होने जा रहा है, ऋषिकेश से 20 किलोमीटर आगे मणिकूट पर्वत है, वहां पर ये जो त्रयोदश की ज्योतिर्लिंग है वहां पर स्थापना होगी। और जो हरिओम महाराज है उन्होंने साफ तौर से बताया कि जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाएंगे वो सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके 12 के जो
फल होता है उसको प्राप्त करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो ये प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है और कितने लोग, कितने लाखों में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, प्रशासन की ओर से अभी इस तरीके की कोई भी गाइडलाइन नहीं है। लेकिन जो महाराज हैं, हरिओम महाराज, उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया और पेयजल की व्यवस्था भी लगाने को कही है। जो अपने आश्रम के लोग हैं उनको साफ तौर से कहा है कि जब इसमें लोग, इतने भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो उन लोगों के लिए व्यवस्था भी पूर्णतः की जाए। तो उन लोगों की व्यवस्था को लेकर के वहां पर लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 13 फरवरी से ये जो कार्यक्रम ये शुरू होना है, 15 फरवरी से कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व है, जिसको देखा जाता है कि हरिद्वार में भी कई लाखों की संख्या में पहुंचने की उम्मीद है, श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो ये समझ सकते हैं कि जब हरिद्वार में कई लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे स्नान करने के लिए, तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जब मणिकूट पर्वत का वहां पे जब त्रयोदशी की प्राण प्रतिष्ठा का लेकर जब वहां पे आयोजन होगा, तो ये भी माना जा रहा है कि वहां पे कई लाखों या कई हजारों की संख्या में वहां पे लोग देखने को मिलेंगे। इसी को लेकर के अब आगे आने वाले समय में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, तो ये भी हो सकता है कि प्रशासन की ओर से कोई बड़ी गाइडलाइन आए और उस वहां को लेकर के कोई रूट मैप तैयार किया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से क्या गाइडलाइन आती है। लेकिन एक कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि जो हरिओम महाराज है उनकी ओर से बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है कि जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, यानी कि पूरे देश में घूम के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जा रही है। वो सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके 12 के फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के तहत देखना होगा कि किस तरीके का आयोजन होगा और कितना भव्य और दिव्य रूप से मनाया जाएगा और कितने लोग पहुंचेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि ये आने वाले वक्त कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन बचे हुए हैं और 13 तारीख से 15 तारीख का ये आयोजन माना जा रहा है। जी बिल्कुल प्रवेश, देश भर से हजारों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, तो उनकी सुविधा के लिए कुछ या क्या विशेष व्यवस्था की जा रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि प्रशासन की ओर से जिस तरीके की कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक है और भी लगातार महाकुंभ भी आने वाला है जल्दी 2027 में। तो इसी के तहत प्रशासन जो है अन्य कार्यों में भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी जिस तरीके से हरिओम महाराज ने इसको लेकर के पहल की है, चर्चाओं में तेज हुए हैं, तो अब इसी को मानना होगा कि आने वाले समय में 3 से 4 दिन बचे हुए, हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर प्रशासन की ओर से कोई बड़ी गाइडलाइन जारी हो जिसमें ये देखने को मिले कि जो मणिकूट पर्वत पर वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है, तो वहां पर देखने को मिले कि प्रशासन की ओर से ये गाइडलाइन रखी गई है। यानी कि भीड़ नियंत्रण की बात की जाए या फिर जो लोग आएंगे उन लोगों की देखरेख की बात की जाए, तो अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में प्रशासन की ओर से क्या गाइडलाइन आती है। लेकिन जिस तरीके से हरिओम महाराज लगातार स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, उस तरीके से देखकर लगता है कि काफी भव्य और दिव्य आयोजन माना जा रहा है। आपको बता दें कि इसी तरीके से आज से बीते 10 से 12 साल पहले एक शांति कुंज का आयोजन हुआ था। जो आहुति होती है, जब वहां पे पूजा खत्म होने के बाद आहुति की जाती है, तो उसी की आहुति को लेकर के शांति कुंज में एक बड़ा हादसा भी हो गया था। तो इस प्रकार से जब बड़े हादसे भी देखने को कहीं ना कहीं मिलते हैं। लेकिन इस पर देखना होगा कि जो ऋषिकेश में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इस पर प्रशासन की ओर से क्या गाइडलाइन आती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। चंपावत जिले के विकासखंड पार्टी की ग्राम सभा मूलकोट स्थित मज्जाम ग्राम में जिलाधिकारी ने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर समाधान के लिए निर्देशित किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी, ईई लोनवी, हितेश कांडपाल सहित कई संबंधित अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने समस्या का उनके घर आकर समाधान करने के लिए डीएम चंपावत को धन्यवाद दिया। चंपावत के पाटी ब्लॉक के मज्जाब गांव में रात्रि में चौपाल लगाकर समस्याएं सुनी गई लोगों की और डीएम को, ग्रामीणों को समस्या का उनके घर आकर समाधान करने के लिए डीएम चंपावत को धन्यवाद भी ग्रामीणों ने दिया। मौके पर अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। आपको बताते चलें, बड़ी संख्या में अधिकारी और ग्रामीण वहां मौजूद रहे और जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी, ईई लोनवी, हितेश कांडपाल सहित कई संबंधित अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण इस चौपाल में मौजूद रहे। बताते चलें आपको, मौके पर समाधान के लिए निर्देशित किया गया। अधिकारियों को और उनकी ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी ने रात्रि में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को भी समाधान के लिए निर्देशित किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी और ईई लोनवी, हितेश कांडपाल सहित कई संबंधित अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने समस्या का उनके घर आकर समाधान करने के लिए डीएम चंपावत को धन्यवाद दिया।
लोहाघाट नगर के रामलीला मैदान में सकल हिंदू समाज की ओर से विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बताते चले कि कार्यक्रम की अध्यक्षता तीलू रोतेली पुरस्कार विजेता शांभवी मुरारी और संचालन दीपक जोशी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आरएसएस के विभाग प्रचारक वतन रहे। सभी वक्ताओं ने हिंदू समाज को एकजुट होने, अपने बच्चों को बचपन से ही हिंदू धर्म की जानकारी देने की अपील की। वहीं महामंडलेश्वर ने कहा कि बदलाव दूसरे में नहीं, खुद पर करें। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक सह संयोजक के नेतृत्व में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम समापन के बाद माघ खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने खिचड़ी भोज का आनंद उठाया। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। आपको बताते चले, इसमें दूसरे में नहीं, खुद में बदलाव करने के लिए महामंडलेश्वर ने लोगों से कहा। सम्मेलन इसलिए करना पड़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हिंदू बहुत पीछे हट रहा है अपने कार्यों से, अपने कर्तव्यों से, अपने धर्म से वो बहुत पीछे हट रहा है, जिसको उजागर करने के लिए, उनके अंदर जोश लाने के लिए, धर्म के कार्यों में धर्म को बढ़ाने के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है। और जो भी इस कार्यों को कर रहा है उसको बहुत सारी साधु। संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे वर्ष भर के कार्यक्रम तय किए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये तीसरा कार्यक्रम की श्रृंखला में है। पहला कार्यक्रम विजयदशमी पर सभी स्वयंसेवक गणवेश पहनकर संचलन में सहभागिता करें, उसी को ध्यान में रखते हुए ये पहला कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम है वो बहुत ही भव्य भक्तिमय रहा कि विराट हिंदू सम्मेलन, लेकिन ये विराट हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे धर्म में विकृति आ गई, हम जाति पाति में बट गए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। वो भी हमें सिखाते हैं कि हमें जाति पाति में बटना नहीं है, हमें साथ रहना है, हमें एकजुट रहना है। हरिद्वार की शिवालिक नगर की पॉश कॉलोनी में सड़कों पर जिग-जैग ड्राइविंग कार चालक को महंगा पड़ गया, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर एक युवक पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और नियमों की अनदेखी पर 18,000 रुपए का भारी चालान किया। स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क पर स्टंट और शोर मचाने वाले वाहनों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रुद्रपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां अवैध हथियार के साथ वायरल हुए वीडियो को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रुड़की में मंगलोर क्षेत्र के गोसीपुरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के ही दबंगों ने कुछ युवकों पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दबंग लाठी डंडे और अवैध हथियार लेकर मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मामला पास के खेत से मिट्टी उठाने को लेकर शुरू हुआ। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनके पास प्रशासन से परमिशन है क्योंकि हाईवे निर्माण के लिए मिट्टी भेजी जा रही है, लेकिन गाँव के दबंग इससे नाराज थे और काम जारी रखने के लिए पैसे की मांग कर रहे थे। पीड़ित ने बताया कि दबंग के लोग लाठी डंडों और अवैध हथियारों से लैस होकर हमला करने के लिए आए और बीच बचाव के दौरान पीड़ित पक्ष ने एक हमलावर को दबोच लिया, जिसमें उसने साफ साफ नाम बताए हैं कि हमला क्यों हुआ। फिलहाल पीड़ितों का इलाज चल रहा है और पुलिस भी जांच में जुट गई है। अनुज को भेजा इन्होंने, हाकम पुत्र फैयाज और दिलसाद और भी काफ़ी लोग जिनके साथ में इनके परिवार वाले, इन्होंने अनुज ज्ञान सिंह को भेजा और एक लड़का शाम आलम था
इनको भेजा था। उनमें से क्या हुआ जी, वो उनको बंदूक से मारने के लिए आए थे राइफल, उनके पास एक कट्टा था। तो जो जिसके पास कट्टा था अनुज ज्ञान सिंह के पास, वो तो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने तो इसके बाद जो है जी वो आने के बाद उसने बताया कि मुझे जो है ना हक्कम ने और दिलसाद ने मारने के लिए भेजा। और उनके परिवार के लोग उतनी देर में, इतना हम पुलिस को फ़ोन करने के लिए तैयार कर लगाने चाहते नंबर, उतनी देर में हक्कम और हक्कम के परिवार वाले सब लोग पहुँचे और आते ही मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करने के साथ साथ में जी दोनों पक्षों को चोट है जी, हमारे तरफ से भी चोट है, उनको भी चोट है जी। पुलिस इसमें जो है ना जी अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, उनकी तरफ से ही कार्रवाई की है पुलिस ने। जबकि इसमें जो है ना जो लड़का मारने आया था, हमें उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, उसमें भी अब तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई जी टोटल। आज सुबह जो है घोसीपुरी में दो पक्षों में आपसी मतलब जिनमें पहले से विवाद था, उसमें थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा टाइप का हुआ है, जिसमें एक आदमी को चोट लगी है। फिर पुलिस के द्वारा उस आदमी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। हालांकि उनकी तबीयत अब ठीक है और जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा तहरीर दी जा रही है और पुलिस जो है इसमें वैधानिक कार्यवाही कर रही है। शारदीय कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है, जहां महाशिवरात्रि मेले के सुरक्षा कवच के तहत अतिरिक्त पुलिस बल तैनात की गई है। बताते चलें कि कमलदास कुटिया में एसपी सिटी अजय सिंह ने पूरे फोर्स को ब्रीफ किया और सख्त निर्देश दिए। महाशिवरात्रि से पहले पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 19 सेक्टर में विभाजित किया गया है। साथ ही पीएससी, एनडीआरएफ, बम निरोधक दस्ता जैसी टीमों की भी तैनाती कर दी गई है। लगाना पड़ता है। एक चीज और है कि कांवड़ स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 फरवरी से शुरू होकर के और महाशिवरात्रि जो हमारा 15 तारीख को पड़ेगा उस दिन तक विशेष रहेगा। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी जनपद के अधिकारियों को ब्रीफिंग देकर के और मीटिंग करके और जो महत्वपूर्ण निर्देश थे वो दिए गए थे, जिसमें न केवल रूट की व्यवस्था बल्कि जो पैदल मार्ग है, हमारा पार्किंग की व्यवस्था है, घाटों की व्यवस्था है। इसके अलावा जो हर की पैड़ी क्षेत्र में पड़ने वाले हमारे पुल हैं, तो आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में एक एक व्यवस्था को चाक चौबंद और सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि यातायात सुगम हो और सुरक्षित तरीके से कर लिए अपने गंतव्य को जाए, हमारे द्वारा प्लानिंग की गई है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के अवसर पर बेरीनाग के रामलीला के मैदान विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। आरएसएस के संघ प्रांत सह प्रांत कार्यालय भूपेंद्र ने कहा कि हिंदू अपने आप में गर्व है। हिंदू समाज की शक्ति उसकी एकता, संस्कार और संस्कृति में निहित है। युवाओं ने से अपने सांस्कृतिक मूल्यों को समझने और समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने का भी आह्वान किया। इस पर वक्ता स्वामी योगानंद महाराज ने सभी हिंदुओं से एकजुट होकर आगे आने की अपील की और अपने धर्म की रक्षा करने को कहा। इस मौके पर कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हिंदुओं को सम्मानित किया गया। अनेक आपदाओं ने की भाई सुमित चरियाल जी, सुमित आर्ट्स और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये कहा जिसको मिटाने की कोशिश अनेक आपदाओं ने की। के निमित्त जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्ष में जो काम किए हैं वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक हिंदू तक पहुंचे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो ये 100 वर्ष की साधना की है वो क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए सभी लोग जानें। पूरे संपूर्ण भारत वर्ष के जो हिंदू सनातनी लोग हैं वो इस जन जागरण अभियान को रुकने न दें और हमारी जो सनातन पर कुठाराघात कर रहे हैं, आदि अनादि से आक्रमणता या भारत में आए, इसकी संस्कृति का जो है नाश किया, इस संस्कृति को बिगाड़ा है। सनातन धर्म को बरकरार रखने के लिए, इसकी छवि बढ़ाने के लिए प्रत्येक हिंदू को जो है जातिवाद, मतभेद सब भुलाकर एकमत होना है, एक ध्वज के नीचे आना है। जो सनातन ध्वज है उस ध्वज के नीचे आकर के सभी सनातनियों को सनातन के लिए तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। आज विराट हिंदू सम्मेलन का जो एक कार्यक्रम था वो पूर्ण रूप से सफल रहा और पूरे बेरीनाग क्षेत्र से पूरे हमारे व्यापारी वर्ग सभी लोग आए, सभी लोग ने अपना समर्थन दिया। आज हमने यहाँ पर लगभग 40 बाजार के जो स्वावलंबी लोग थे जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी सम्मानित करने का कार्य किया।
कालाडूंगी के प्राचीन शिव मंदिर से कांवड़ियों की टोली हरिद्वार के लिए रवाना हो गई है। ये श्रद्धालु 14 फरवरी को हरिद्वार से गंगाजल लेकर वापस लौटेंगे और महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे, जिसको लेकर कालाडूंगी के शिव भक्त ब्रजेश शाह ने बताया कि वे पिछले 25 सालों से लगातार महाशिवरात्रि के अवसर पर गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक करते आ रहे हैं। इस दौरान हरिद्वार से कालाडूंगी शिव मंदिर तक की लगभग 6 दिनों की पैदल यात्रा की जाती है। कांवड़ी यात्रा के दौरान पूरे नगर में बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और आस्था भी देखने को मिली। सन 2000 से प्रारंभ है, तो लगभग 20 से 21 वर्ष हो चुके हैं हमारे बेड़े को कांवड़ यात्रा करते हुए। हमें 5 दिन का रास्ते का समय लगता है और विशेष बात यह है कि हम थोड़ा पर्यावरण के संबंधी चलते हैं, अपना भंडारा साथ में रखते हैं, साफ सफाई व्यवस्था से चलते हैं और कंडी मार्ग द्वारा एक जो रोड है हरिद्वार से रामनगर, उस वाले रोड से हम कंडी मार्ग द्वारा यहाँ आते हैं। इसमें हमें 5 दिन लगते हैं। अभी तो 20 भोले हमारा एक भोले का ग्रुप है और फिर एक बड़ा 12-15 भोले का एक और चल रहा हमारे साथ में और 15 से 18 भोले हमारे हरिद्वार पहुंच चुके हैं। अभी 20 भोले करीब। बुलेटिन में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।